में कोई 900 तक एमसीक्यूज हैं, 900 तक। उसका तरीका ये होता है जो सबसे पहले तो आप रफ़ी से पढ़ें, इम्पोर्टेंट वन। आई विल ट्राई कि मैं रफ़ी वाले टॉपिक्स भी कवर करूँ। और उसके बाद आप एमसीक्यूज की जो इसके नोट्स हैं वो पढ़ें। और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन वाले जो दिए होते हैं ना, डबल ए में एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते हैं, वो वाले एमसीक्यूज पहले करें, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद आप रिमेनिंग एमसीक्यूज करें। बट अगेन ज़्यादा अब ये नहीं है कि हफ्ता आपने फार्मा पे ही लगा दिया, ऐसा ना करें। ये फार्मा को 2 to 3 डेज से ज़्यादा नहीं देने होते, और 2 डेज भी मोर देन इनफ है। ओके। हम बात करते हैं अबाउट, अगर मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें। लेट्स बिगन फ्रॉम, ओके, एनाल्जेसिक से शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से कि लास्ट मुझे याद आ रहा है फैब्रिकाल के अंदर एमसीक्यूज आया था कोक्स इनहिबिटर का। और उसने पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोक्स 1 and 2। ठीक है, तो दैट वाज, कौन सा होगा, एस्पायरिन। ओके, लिटिल बिट। ओके, आवाज़ का क्या इशू आ रहा है, आवाज़ का क्या इशू आ रहा है? आवाज़ क्लियर है? ओके फाइन। ओके, थैंक यू। uh, आवाज़ स्लो है मतलब स्लो से मुराद आ नहीं रही आपको? इंटरप्शन है, नेटवर्क प्रॉब्लम है? वो फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही होगी, अगर ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। अच्छा, सो मैं हैंड फ्री लेके आता हूँ फिर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, गुजारा हो जाएगा, या हैंड फ्री ले आऊँ मैं? ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम बात करते हैं अबाउट, ओके, यहाँ पे ये टेबल है आपके पास, यू कैन सी अ लिटिल बिट टेबल अबाउट सेल मेम्ब्रेन है, डिस्ट्रक्शन होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स, वहाँ से फोस्फोलिपिड डेरिवेटिव निकलते हैं रैक्टोनिक एसिड्स। हम अक्सर पढ़ते होते थे लाइक एस्पिरिन का इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं, एनसेड का इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं। लिटिल बिट बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि वो मतलब कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं इन द बॉडी। ठीक है, वो स्टिमुलस आया, डिस्टर्बेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कर दी उसने, लाइक कोई इंजरी वगैरह हो गई है, या कोई फीवर की वजह से कोई हमारे पास पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म हो रहा है इनसाइड द बॉडी। उसके अंदर जो फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन की, उसका डेरिवेटिव होता है दैट इज रैक्टोनिक एसिड, ठीक है, फोस्फोलिपिड से निकलता है। सो जो हमारे पास फोस्फोलिपेज इनहिबिटर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो यहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स के इनहिबिटर, वो यहाँ से रैक्टोनिक एसिड हमारे पास बनने नहीं दे रहे होते। ठीक है, आगे जो रैक्टोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स बनते होते हैं। हमने वो ल्यूकोट्राइन्स पैथोलॉजी में आई थिंक से मैंने डिस्कस किया होगा आपसे, पैथोलॉजी में नहीं, पिछले बैच के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने पेन मीडिएटर भी पढ़े थे, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, बड़ी दर्द हो रही है तो ये पेन मीडिएटर्स होते थे, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और उसके बाद हमने E2 और एक और मीडिएटर पेन का पढ़ा था, ब्रेडिक्निन, ठीक है, ब्रेडिक्निन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो पेन मीडिएटर्स, ठीक है, पेन मीडिएटर्स ये वाले होते थे, तो ये वाले वेस्कुलर डायलेशन भी करवाते हैं, अलोंग विद पेन मीडिएटर्स भी होते हैं यहाँ पे। और ल्यूकोट्राइन जो वेस्कुलर मीडिएटर्स होते हैं हमारे पास, वेस्कुलर डायलेशन करवाते हैं, इंक्रीज डायलेशन सो दैट इन्फ्लेमेशन कैन अकर, ठीक है, एक्सट्रावाइजेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। अच्छा, मूवमेंट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, transmigration of white blood cells through the endothelial lining is occurred by which receptor? किस रिसेप्टर से होती है? ट्रांस transmigration of the white blood cell at the site of infections from the, yes, PCAM, डॉक्टर राव, ग्रेट, दैट इज PCAM, ठीक है, PCAM होती है, ट्रांसमाइग्रेशन इज PCAM। और हमारे पास जो वीक बाइंडिंग होती है white blood cell की, किसकी वजह से होती है वीक बाइंडिंग? स्टैटिन,
स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग जो होती है एलएफए, लिम्फोसाइट्स फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन ग्रेटर देन इंटैक्टिन, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ग्रेटर देन। ओके फाइन। ओके सो दीज वाज आर लिटिल बैकग्राउंड। हमारे पास जो एन सेट्स पढ़ रहे होते हैं हम, अक्सर हम पढ़ रहे होते हैं लाइक साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जो होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, कोक्स इनहिबिटर पढ़ रहे होते हैं, कोक्स 1 एंड कोक्स 2, ठीक है। जो कोक्स 1 एंड कोक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं, वो जब बात कर रहे होते हैं दैट इज एनसेड, ठीक है, एनसेड। हमारे पास अगर यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट हो जाएगा तो इसका मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल होता है किडनी उसके, मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्टिव रोल होता है इन द स्टमक के अंदर, अल्सर के अंदर, ठीक है। तो साइक्लोऑक्सीजनेज अगर नॉन स्पेसिफिक इनहिबिट करते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं, जैसे कि हम एनसेड का काम होता है, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 दोनों को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली, तो उसके अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ऑफ द स्टमक एंडोथेलियल लाइनिंग वो लॉस हो जाता है, तो जिसकी वजह से अल्सर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स व्हाई जो लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, आर्थराइटिस के लॉन्ग जो हम बूढ़े लोग होते हैं, उनको हम एनसेड प्रेस्क्राइब नहीं करते। इसकी वजह यही होती है कि उनमें अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और उसके अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम उनको सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर देते हैं, जैसे कि कोक्स 1, कोक्स 2, ठीक है, सिलेक्टिव, सो दैट कि हमारे पास ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन कंप्लीटली इनहिबिशन ना हो, सिलेक्टिव हम देते हैं, वो प्रोटेक्टिव रोल होता है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव जिनको कहा जाते हैं एनसेड्स। कोक्स 1 इनहिबिटर कौन सा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज सेलिकोक्सिब। अगर पोटेंट की बात करें, तो मिलोक्सिकन, मोस्ट पोटेंट कोक्स 1 इनहिबिटर मिलोक्सिकन। अगर सिलेक्टिव, okay, just a minute. Yes, Cox, sorry, Cox, that is Cox. Celecoxib and meloxicam. ठीक है, thank you, Dr. Sir. Celecoxib and meloxicam. जो हमारे पास पोटेंट की बात करें मेलोक्सिकैम होगा, और अगर हमारे पास वैसे सिलेक्टिव की बात करेगा, हाईली सिलेक्टिव, दैट इज सिलिकोक्सिब, हाईली सिलेक्टिव इज सिलिकोक्सिब। पोटेंट की बात करेगा पोस्टो इनहिबिटर, दैट इज मेलोक्सिकैम। अच्छा, अगर हम मैंने आपको बात कर रहा था कि इरिवर्सिबल जो बाइंडिंग होती है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ कोक्स 1 एंड कोक्स 2, दैट इज बाय द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्लीज ब्रैकेट कोक्स 1 एंड कोक्स 2, ओके, वो लिखा नहीं जा रहा, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 जो इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है वो हमारे पास होती है एस्पिरिन के साथ। अच्छा, एस्पिरिन के साथ, ठीक है, और जो रिवर्सिबल होती है दैट इज एनसेड, ठीक है। एनसेड की रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, ये जो इन्फेक्ट कर रहा है दैट इज रिवर्सिबल आर, अच्छा, दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है। और जो इरिवर्सिबल होती है दैट इज बाय द एस्पिरिन, दैट इज बाय द एस्पिरिन, जो कि इनहिबिट करता है हमारे पास कोक्स 1 एंड कोक्स 2 इनहिबिटर इरिवर्सिबली एस्पिरिन। हमें पता है ना एस्पिरिन के 3 काम होते हैं, 3 काम, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, लाइक, और हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशंस को भी इनहिबिट करता है, और एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, इट डिपेंड अपॉन इट्स कंसंट्रेशन एस्पिरिन के। और इसी तरह हमारे पास ट्रीटमेंट के प्लेटलेट एग्रीगेशन का इफेक्ट किस में मीडिएटेड होता है, वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। मैंने आपको अच्छा ये नहीं बताया था कि जो प्लेटलेट को इनहिबिशन से इनहिबिट करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को, वो कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज वेसल, अगर वेसल्स की बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लें, दिस इज अ साइकिल, और ये घूम रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है हमें प्लेटलेट्स को इधर उधर फेंक रहा है। यस, जी,
अंदर। ओके, ये हमारे पास। ओके, ओके, आई होप सो क्लियर हो। ठीक है। हमारे पास ये पोस्टर साइक्लिंग है, पोस्टर साइक्लिंग है, और ये इसका साइकिल की फॉर्म में एक साइकिल है अंदर। ठीक है, साइकिल है और वो घूम रहा है इनसाइड द वेसल्स। तो इससे याद रखिएगा कि दैट इज साइकिल। ये साइकिल है। तो पोस्टर साइक्लिंग विच इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ प्लेटलेट्स, पोस्टर साइक्लिंग, और उसको प्रोस्टाग्लैंडिन आई 2 कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन आई 2 कहते हैं। जो हमारे पास बाइंडिंग ऑफ प्लेटलेट्स करवाता है, वो कौन सा करवाता है? थ्रोम्बोक्सिन ए 2। दैट इज हमारे पास ए है, ए 2, दो उसके साइड पे आर्म्स हैं जो कि टाइट करवा रहा है एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट्स को। ठीक है, टाइट द प्लेटलेट्स, दोनों साइड पे वो प्लेटलेट्स को टाइट करवा रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू कैन रिमेंबर थ्रोम्बोक्सिन ए 2। दोनों साइड से वो प्लेटलेट को बाइंड कर रहा है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाता है ये। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, टाइट वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करवाता है, और उसके बाद ये हमारे पास उसको भी प्लेटलेट्स की भी बाइंडिंग करवाता है। सो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट जो एस्पिरिन का होता है वो इसी वजह से होता है, बाय द थ्रोम्बोक्सिन ए 2 इनहिबिशन। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए 2 इनहिबिशन। अच्छा, उसके बाद एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है उसका, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्वमेंट से। और ओके फाइन, ठीक है। These are the pathway involved in the NSAIDs और arachidonic acid, और इसी तरह कोल्टिसिन का एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स, दैट इज जो फैगोसाइट्स होते हैं, ट्रैक्शन एक्टिवेशन, उसको इनहिबिट करवा देता है। सो द इन्फ्लेमेशन साइड में इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही। अच्छा, दैट आर समथिंग बैकग्राउंड अबाउट एस्पिरिन, COX-2 inhibitors along with gastroprotective role, और हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल COX-1 एंड COX-2 inhibitor। और मोस्ट हाईली सेलेक्टिव COX-2 inhibitor कौन सा होता है? हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव सिलोक टेलिकोक्सिब, हाईली सेलेक्टिव। ठीक है, और मोस्ट पोटेंट दैट इज लोक्सिकेम। ओके, ओके। अब दूसरी हम बात करते हैं अबाउट एनाल्जेसिक की बात कर रहे हैं। ओके, एनाल्जेसिक्स। ठीक है, हमारे पास ओरल पोस्ट सर्जरी के अंदर जो हमारे पास एनाल्जेसिक यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? एनाल्जेसिक पोस्ट सर्जरी के अंदर मोस्टली है किटोरोलैक, किटोरोलैक। ठीक है, किटोरोलैक, दैट इज किटोरोलैक जो कि हम यूज करते हैं। ओके, डिफरेंट सर्जन ये चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो जीपीएस भी फॉलो करती है चीज़ें हुई है। ठीक है। ओके, आपने देखा होगा, अभी मैं बात करूंगा एक और की, वो आपने कभी भी नहीं देखा होगा यूज करते हुए, किटोरोलैक। ठीक है, किटोरोलैक जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं आफ्टर पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सर्जरी के अंदर एनाल्जेसिक्स। अच्छा, किटोरोलैक। अच्छा, अगर हम बात करें दैट इज पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस प्लस एस्थमेटिक पेशेंट है, पोस्ट सर्जरी के बाद पेंक्रियाटाइटिस है, और उसके बाद हमारे पास वो एस्थमेटिक या एस्थमेटिक है, पेंक्रियाटाइटिस या एस्थमा, या एस्थमा। तो हमारे पास कौन सा एनाल्जेसिक होगा? दैट विल बी एस्थमेटिक। ठीक है, एस्थमेटिक है। तो हमारे पास जो हम यूज करेंगे वो होगा पैथिडीन होगा, पैथिडीन। पैथिडीन आपने, मेरा नहीं ख्याल किसी हॉस्पिटल में ये यूज होता है पाकिस्तान में, मैंने नहीं देखा। पैथिडीन विल बी प्रियोटाइज और किटोरोलैक। ठीक है, किटोरोलैक पे हम प्रियोटाइज देते हैं। ओके, पैथिडीन हमने प्रियोटाइज कर दिया ओवर किथोरोलैक। अगर ये पेंक्रियाटाइटिस और एस्थमेटिक पेशेंट ना हो, देन वी कैन प्रेफर द पोस्ट सर्जरी किटोरोलैक, किटोरोलैक। अच्छा, उसके बाद हमारे
पास एक और चीज़ आती है कि कि एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आ रहा है या कोलिकी पेन के साथ आ रहा है, तो हमारे पास हमने उसको लाइक मॉर्फिन दे दी हुई है। मॉर्फिन सेंट्रल एक्टिंग एनाल्जेसिक्स होती है। मॉर्फिन की भी मैं बात करूँगा अभी, थोड़े से पॉइंट्स मॉर्फिन की। ओके, मॉर्फिन दे दी है, उसके बाद हम कौन सा एनाल्जेसिक कोलिकी पेन या एब्डोमिनल पेन के लिए यूज़ करेंगे? दैट इज़ हायोसिन। हायोसिन, ठीक है? हायोसिन, 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 हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड, ठीक है? हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड, ओके, हायोसिन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मॉर्फिन का आ जाता है कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग म्यू एगोनिस्ट सेंट्रल एनाल्जेसिक्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग म्यू एगोनिस्ट होते हैं। जो वीक म्यू एगोनिस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रोमाडोल, ट्रोमाडोल, ठीक है? वीक म्यू एगोनिस्ट हमारे पास पेन में यही होता है ना, म्यू, कैपा, गैमा रिसेप्टर्स, म्यू, कैपा और एक गैमा रिसेप्टर। अच्छा, इसका ये पूछता है कि हमारे पास जो मॉर्फिन है, अगर उसकी ब्रीथिंग पैरालिसिस है या उसमें ब्रेथ डिक्रीज ब्रीथिंग एफर्ट्स एफर्ट्स उसकी कम है, तो कौन सा एनाल्जेसिक हम नहीं देंगे? दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज मॉर्फिन, ठीक है? अगर उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ पेशेंट गया हुआ है या रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है, तो मॉर्फिन हम नहीं देते बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यू एगनिस्ट होने की वजह से, और ये होल्डिंग ऑफ ब्रीथिंग करवा देता है, इसका साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह जो कैपा के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने की वजह से, विद द हेल्प ऑफ कैपा रिसेप्टर्स, ये हमारे पास जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी हम इसको नहीं यूज करते हैं। जो इसका कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट होता है वो कैपा रिसेप्टर के थ्रू होता है, ठीक है? कैपा रिसेप्टर के थ्रू होता है, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करवाता है। दीज आर द इट्स साइड इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन। इसीलिए हम जो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज्ड या रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट होते हैं उनके अंदर मॉर्फिन भी नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, और कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट के अंदर भी हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते मॉर्फिन को, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन। इसी तरह हमने एक और साइड इफेक्ट पढ़ा था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था जो कॉन्स्टिपेशन करवाता था? यस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और डायरिया कौन सा करवाता था? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाला। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास, अच्छा, एक आता है एमसीक्यूज अबाउट बिल्ली कोली के वाले से। एक तो हम ये बात की हाइसिन और एक आता है डाइसाइक्लोमीन के हवाले से, डाइसाइक्लोमीन, ठीक है? डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लोमीन के हमारे पास जो बिल्ली कोली की पेन है, हमें डाइसाइक्लोमीन दिया है पेशेंट को, डाइसाइक्लोमीन पेशेंट को दिया है, वो इसको लिखने नहीं जा रहा, डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लोमीन, ओके, डाइसाइक्लोमीन दी है पेशेंट को। और उसका वो पूछता है कि ये रिड्यूस करवाता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस बाय व्हिच रिसेप्टर्स? रिमेंबर इसके ना डाइसाइक्लोमीन, ठीक है? इसके ना दो दो रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, ये तो पूछा था। अच्छा, डॉक्टर जोया ने कुछ पूछना है या वैसे ही मैंने किया हुआ है? ओके, नो। अच्छा, डाइसाइक्लोपीन जो होता है हमारे पास, इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, M1 एंड M3। यू नो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक, अच्छा, और कोई होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, और कोई होते हैं इसके अलावा? और कौन से होते हैं? निकोटीन, यस, निकोटीन रिसेप्टर, निकोटीन एन एन और एन एम। एन एन कहाँ पे होते हैं? नो, 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 एन एन की बात कर रहा हूँ। गैंग्लियन के अंदर होते हैं ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के अंदर, भूल गए हो?
मैंने ऐसे बताया था आपको, ये हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, इससे जाके आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर एंट्रेट्स के साथ जाते हैं, ये वाले। ठीक है, जो ये जो गैंग्लियन के अंदर होते हैं उसको कहते हैं एन एन। ठीक है, एन एन फाइबर्स, वो रिसेप्टर्स निकोटीनिक। और जो एन एम होते हैं वो मसल एंड पेट के साथ होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होते हैं। ठीक है, वो होते हैं एन एन प्री गैंग्लियोनिक होते हैं। और बेशक सिंपैथेटिक फाइबर्स हों, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हों, हमारे पास एन एन होते हैं ऑलवेज इन द प्री गैंग्लियोनिक। और न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा होता है एसिटाइलकोलिन। अच्छा, जो डाइसाइक्लो एन प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक एन एन। ओके, फाइन। यहाँ पे इसकी ना एक्टिविटी दोनों होती है, डाइसाइक्लोमीन, दैट इज एम1 रिसेप्टर्स पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी होती है, और एम3 भी होती है। ठीक है, जो एम3 रिसेप्टर एक्टिविटी होती है, दैट इज एंटी स्पाज्मोटिक। ठीक है, एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी होती है, एंटीस्पाज़्मेटिक। ठीक है, और जो M1 हमारे पास होती है, दैट दैट इज़ एंटी स्क्रिएटरी। ठीक है, एंटी स्क्रिएटरी। सो अगर हमारे पास एज़ बिजली कोलिक का इफेक्ट पूछ रहा है कि उसमें पेन रिलीफ करवा रहा है डाइसाइक्लोमीन, तो उसमें कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी M3। ठीक, M3 रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट। अच्छा, इसी तरह कोलिनिथियासिस का अगर पेशेंट आया हुआ है और हमने उसको पेन किलर दिया है, कौन सा पेन किलर हम उसको देंगे कोलिलिथियासिस के अंदर, कोलिलिथियासिस के पेशेंट के अंदर। कोलिलिथियासिस क्या होता है? यस, गाल ब्लैडर। तो हमारे पास अगर मैं ऑप्शन में आपको देता हूँ, मॉर्फिन है, पैरासीटामोल है, वीक म्यू एगोनिस्ट है, या पैथिडीन, कौन सा होगा कोलिलिथियासिस के अंदर? अगेन पैथिडीन। ठीक है, एक तो हमने एस्थमेटिक पेशेंट में, और उसके बाद पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट में कोलिलिथियासिस के अंदर हमने वी विल प्रायोरिटाइज द पेनिसिलिन, जो कि हम यूज भी नहीं करते, बट बुक से दैट इज पेनिसिलिन शुड बी द प्रायोरिटाइज। ठीक है, पेनिसिलिन हमने प्रायोरिटाइज करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है अबाउट एनसेड्स। ठीक है, अगर मैंने आपको एनसेड्स की बात की है कि उसका साइड इफेक्ट यही होता है कि वो अल्सर्स करवा देते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर। अगर लैक्टेटिंग मदर है, तो उसके अंदर हम एनसेड सेव होगा। ठीक है, एनसेड कौन सा सेव होगा? ओके, मदर लैक्टेट कर रही है, कौन सा एनसेड सेव होगा? दैट विल बी आइबोब्यूटिन। ठीक है, आइबोब्यूटिन। Ibuprofen should be the safe and safe in lactating mother। अच्छा, लैक्टेटिंग एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम कह रहा हूँ, हार्मोन कौन सा होता है लैक्टेटिंग? यस, प्रोलैक्टिन। और हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। अच्छा, और हमारे पास ये ब्रेस्ट की डक्ट फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। फैट डिपोजिशन के अंदर कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और हमारे पास लोब्यूल फॉर्मेशन के अंदर अ, अभी मैंने लिब्यूस प्रोजेस्टेरोन है, फैट डिपोजिशन का मैंने पूछा, दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, और डक्स फॉर्मेशन इज आल्सो एस्ट्रोजन। लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर हम कौन सा एनसेड दे सकते हैं? आइबोप्रोफेन। ठीक है, सेफ इन लैक्टेटिंग आइबोप्रोफेन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में पूछता है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो हमारे पास एनाल्जेसिक इफेक्ट कब कब दे रहे होते हैं? ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, दैट इज द 1 and 2 weeks। ठीक है, आफ्टर 1 and 2 weeks उनका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट उनका कब आता है? दैट इज आफ्टर 3 and 4 weeks।
ठीक है। सो हमारे पास अगर पूछे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट्स ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, दैट विल बी 1 1 and 2 weeks। और हमारे पास जो एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट होता है दैट इज 3 and 4 weeks। ठीक है, 3 and 4 weeks। ओके। अच्छा, इसी तरह जब लैक्टेटिव मूवमेंट की मैंने बात कर दी है कि आइबोग्लूटिन होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि एक पेशेंट है, टूथ एक के साथ आई हुई है, उसमें और उसकी गैस्ट्रिक अल्सर भी है, गैस्ट्रिक अल्सर भी है, ठीक है, और टूथ एक भी है। आपको पता है कि हमारे पास जो टूथ एक में बेस्ट पेन किलर कौन से होते हैं टूथ एक के अंदर? एनसेड ना, एनसेड होते हैं ना। तो एनसेड्स होते हैं। अगर पेशेंट्स को हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर भी है और टूथ एक भी है, और उसमें हम कौन सा एनाल्जेसिक प्रेफर करेंगे एनसेड्स के अंदर में से? एनसेड या दूसरा एनाल्जेसिक इफेक्ट्स कौन कौन सा? आइबुप्रोफेन किसी ने बोला था अभी। ओके, कोक्स टू इनहिबिटर लाइक सिलिकोक्सिब और मिलोक्सिकेन, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अगर हमारे पास वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, लाइक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, इंडोमिथासिन है, पैरासिटामोल है, डाइक्लोफिन है, कौन सा होगा? Yes, that will be the paracetamol. Okay, paracetamol. Paracetamol will be the best priority in that condition. The first will be COX-2 inhibitor. अगर COX-2 inhibitor के साथ नहीं होती है ना, एक्चुअली COX-2 inhibitor जो है ना, मोस्ट लाइकली हमें आर्थराइटिस के केस में आते हैं, आर्थराइटिस के केस के अंदर, ठीक है। आर्थराइटिस के केस के अंदर अगर वो एन सेट्स का पूछता है, हम यूज़ करते हैं जो वाले, और उसके उसके अंदर हम फोक्स टू इनहिबिटर प्रायोरिटाइज करते हैं। तो पेट के हवाले से अगर वो पूछेगा एनसेड्स, वो एनाल्जेसिक, दैट विल बी द पैरासिटामोल अलोंग विद गैस के साथ अगर पूछा है, तो प्रायोरिटी होगी पैरासिटामोल। अच्छा, एक और हमारे पास एमसीक्यू आता है हेमेटोलॉजी के, मैं चेक कर रहा हूँ कि पेशेंट है, उसने ड्रग्स ली हैं फॉर द आर्थराइटिस के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमिया विल हैव इन दैट केस? ठीक है, बोन मैरो फाइंडिंग क्या होगी इन दैट पेशेंट्स के अंदर? हाइपोसेलुलर बोन मैरो होगा, हाइपरसेलुलर बोन मैरो होगा? तो मैं अगले स्टेप पे मैं आता हूँ। हाइपोसेलुलर नहीं, हाइपरसेलुलर होता है। अच्छा, अ, देखें, पेशेंट्स हम जो आर्थराइटिस का होते हैं ना, उसको मिथोट्रेक्सेट दे रहे होते हैं। आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसको हम मिथोट्रेक्सेट दे रहे होते हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट क्या तो आता है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट, अच्छा, ये डेफिशिएंसी करवा देता है हमारे पास फोलिक एसिड की, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देयर इज हाइपरसेलुलर बोन मैरो फाइंडिंग्स आती हैं, मोस्टली हाइपरसेलुलर बोन मैरो फाइंडिंग आती है, ठीक है। हाइपोसेलुलर जो बोन मैरो फाइंडिंग्स आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जर्म लाइन सेल जो होता है, जर्म लाइन सेल जो होता है हमारे पास, उसके डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है हाइपोसेलुलर बोन मैरो। या इसी तरह हमारे पास टीयर ड्रॉप्स एस्पायरेशन जब आती है बोन मैरो एस्पायरेशन में, वो किस किस कंडीशन में होती है? टीयर ड्रॉप्स ड्राई टाइम, माइलोप्रोलिफरेटिव कंडीशन, माइलोप्रोलिफरेटिव कंडीशन कि सेल ही सेल है बोन मैरो के अंदर, कोई भी हमारे पास फ्लूइड नहीं है, और टीयर ड्रॉप्स या हमारे पास ड्राई टैप फाइंडिंग्स आती हैं इन द बोन मैरो एस्पिरेशन के अंदर। माइलोप्रोलिफरेटिव एक होता है माइलोडिस्प्लास्टिक, उसके अंदर भी हमारे पास इंक्रीज सेलुलर कांटेक्ट आता है, बट ऑन द पेरिफेरल स्मेयर हमारे पास डिस्प्लास्टिक और नॉर्मल सेल्स आते हैं। अच्छा, ये पॉइंट मैंने डिस्कस अभी कर लिया। मैं पहले 2-3 दिनों से कह रहा था कि मैं ये डिस्कस करूँगा, तो शॉर्टली मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, फाइन।
माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो होते हैं, उसी को कहते हैं ना माइलोमाइकोसिस। ओके, चेक इट अगेन। ओके, हम क्या बात कर रहे थे आगे? वी वर टॉकिंग अबाउट एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस की बात कर ली हमने, अबाउट पेन किलर्स की बात कर ली, एस्थमेटिक में भी और दूसरी कंडीशंस की भी, पॉलीलिथियासिस की भी बात कर ली। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ओके, हार्ट फेलियर्स की बात कर लेते हैं। हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मेजर काज ऑफ न्यूरल थ्रोम्बोसिस इज हार्ट अटैक। दिस इज अ हार्ट। ओके, दिस इज अ हार्ट। और हमारे पास अ, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये राइट है और ये लेफ्ट। मेजर काज ऑफ न्यूरल थ्रोम्बोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, यहाँ पे एक तो हमारे पास आर्टीरियल थ्रोम्बोई होता है ना, आर्टीरियल थ्रोम्बस। और यहाँ पे यस, यहाँ पे अगर हमारे पास रोमैटिक फीवर वगैरह होगा और जिसकी वजह से न्यूरल जो बॉल हैं वो डिरेंज मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी न्यूरल बॉल की, और उसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और मेजर सोर्स ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बस जो होता है दैट इज न्यूरोथ्रोम्बस। ठीक है, जो न्यूरोथ्रोम्बस होता है मेजर सोर्स ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बस। और मेजर सोर्स ऑफ वेनस थ्रोम्बस कौन सा होता है? मेजर सोर्स ऑफ वेनस थ्रोम्बस, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात कर रहे हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पोप्लीटियल वेन। ठीक है, यस, पोप्लीटियल वेन मेजर सोर्स ऑफ वेनस थ्रोम्बस इज पोप्लीटियल वेन। अगर मेजर सोर्स ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पूछूं दैट विल बी द फेमरल वेन। ठीक है, दैट विल बी द फेमरल वेन। अगर मेजर सोर्स ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बस दैट इज द म्यूरल थ्रोम्बस, म्यूरल थ्रोम्बस। और ये वाला किस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है? तो रोमैटिक फीवर के केस के अंदर जहाँ पे रिलीज हुई है, या तो फिर आर्टीरियल की कंडीशन होती है, आर्टीरियल कौन सी होती है? फिब्रिलेशन। या आर्टीरियल फिब्रिलेशन के अंदर हमारे पास दैट इज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल थ्रोम्बस, न्यूरल थ्रोम्बस। और ये थ्रोम्बस कहाँ पे जाके लॉन्च करते हैं? that is cerebral artery, anterior communicating artery to be more precise। ठीक है, अगर हमारे पास वो लेफ्ट लेग पैरालिसिस की बात कर रहा है, लोअर लिम्ब पैरालिसिस की बात कर रहा है, तो वो पूछेगा कि कौन से आर्टरी में ट्यूमर लॉस किया है, कौन सा होगा? पैरालिसिस हो रही है ना। किसी को भी नहीं आता। एंटी अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये थ्रोम्बस जो है आप खुद ही बता रही हैं कि ये वाला थ्रोम्बस सेरिब्रम में जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि सपोज कि ये सेरिब्रम में चला गया है, और उसके बाद मैं उसकी फाइंडिंग दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब पैरालिसिस हो रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी विल बी थ्रोम्बोज्ड? यस, यस, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, लिम्ब से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दैट इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या पढ़ा रहे हैं? फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहिबा, इन अ समराइज वे। अच्छा, अभी देखिए, सब्र करें, फार्माकोलॉजी के भी आते हैं पॉइंट्स। मैंने सीएनएस पढ़ाई है, उसका भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। हार्ट भी पढ़ा है, उसका भी रिव्यू कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास अभी ड्रग्स भी आएंगे। ठीक है, इसी तरह आर्टीरियल हमारे पास जो फिब्रिलेशन हो गया, उसके अंदर जो रेट कंट्रोल के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, जो डॉक्टर आयशा परेशान होती है?
ओके, ग्रेट टॉप। डॉक्टर आयशा, आप ना क्लास के बाद मुझसे इंटरेक्ट कीजिएगा प्लीज। ओके। दैट इज बीटा ब्लॉकर। रेट कंट्रोल के लिए हम बीटा ब्लॉकर एंड डाइजॉक्सिन देते हैं, ठीक है, डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर एंड डाइजॉक्सिन। ओके, बीडी। ठीक है, रेट कंट्रोल के लिए। अच्छा, रिदम कंट्रोल के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? दैट इज, दो चीज़ें होती हैं रिदम कंट्रोल के साथ। अगर हमारे पास एमआई है, मतलब हार्ट की डैमेज हुआ अलोंग विद आर्टियल फिब्रिलेशन के साथ, एमआई हुआ हुआ पेशेंट को या नहीं हुआ हुआ। अगर पेशेंट को हमारे पास स्ट्रक्चरल डैमेज है, एमआई की फाइंडिंग्स हैं, तो देन वी विल गिव आर्टियल फिब्रिलेशन। फॉर रिदम के लिए हम देंगे अमायोड्रोन। अमायोड्रोन क्या होता है? थर्ड ग्रुप ऑफ एंटी अरिथमेटिक ड्रग, अमायोड्रोन। अच्छा, एक अमायोड्रोन का मुझे और दिया गया, अमायोड्रोन, अमायो अमायोड्रोन, ठीक है, एंटी अरिथमेटिक ड्रग। अगर क्या होगी, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट, हर्ट्स की एमआई या वाल्व की इन्वॉल्वमेंट है, इस्कीमिक ऑफ हार्ट हो रहा है, ठीक है, तब हम थर्ड ग्रुप जो एंटी अरिथमेटिक है तब वो देंगे फॉर द रिदम्स के लिए। अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इस्कीमिक ऑफ हार्ट वाल्व नहीं है, देन वी विल गिव द फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स। वन ए दैट इज फ्लिकनाइड, फ्लिकनाइड। ओके। एल ये आज पता नहीं क्यों इतना स्मूथ नहीं है। फ्लिकनाइड, फ्लिकनाइड, सी ए आई एन आई डी, क्या फ्लिकनाइड। ओके, सो दीज आर अबाउट। ओके, अभी वही बात कर रहा था, रेट के लिए मैंने बताया आपको, हम बीटा ब्लॉकर देंगे एंड डाइजेप्सिन, ठीक है। और रिदम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो कंडीशन होंगी रिदम के लिए। एक, कि उसका स्ट्रक्चरल इस्कीमिया है या स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है हार्ट वाल्व की। अगर एम आई की फाइंडिंग्स आ रही हैं और स्ट्रक्चर वाल्व इन्वॉल्वमेंट है, तो हम थर्ड एंटी अरेथमेटिक ड्रग्स देते हैं, दैट इज अमायोड्रोन, ठीक है, अमायोड्रोन। अगर वो उसका एमआई की इस्कीमिक फाइंडिंग नहीं है, नो वाल, नो जो उसके वाल वाल कोई इन्वॉल्व नहीं है, हार्ट की कोई इस्कीमिक फाइंडिंग नहीं है, देन वी कैन गिव द फ्लिकेनाइड रिदम के लिए, फ्लिकेनाइड। ठीक है डॉक्टर साहब, फ्लिकेनाइड। अच्छा, एक अमायोड्रोन का साइड इफेक्ट होता है। ओके, एक होता है रेड मैन सिंड्रोम, ग्रे मैन सिंड्रोम और ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। अच्छा, इनमें से बताएं अमायोड्रोन क्या करवाता है? यस, ग्रे मैन सिंड्रोम, ठीक है। अमायोड्रोन काजेज ग्रे मैन सिंड्रोम, ठीक है, जो डराता है आदमी, आदमी डरा रहा है, दैट इज ग्रे मैन सिंड्रोम। बेबी प्लेइंग विद कलरफुल इमेजेस, क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन, ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लोरोक्विन क्या होता है? क्लोरफिनामिन, क्लोरफिनामिन, Chloramphenicol, Chloramphenicol, not Chloramphenicol. Okay. Playing with colors. Chloramphenicol, Chloramphenicol. Okay. Chloramphenicol. Okay. अच्छा, एक होता है रेड मैन सिंड्रोम, इसका ये मैंने याद किया हुआ था, दैट इज एक आदमी, यस, वैन चला रहा है लाल कलर का आदमी, ठीक है, लाल कलर का आदमी, लाल जैकेट, लाल जर्सी और लाल शर्ट के साथ वैन चला रहा है, वैन घुमाई, ठीक है, क्लोरम फेनिकोल, क्लोरम फेनिकोल। एक जो हमारे पास चीज़ें आती हैं अबाउट लेंस की भी आ जाती है, साइड इफेक्ट लेंस की भी आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास जो डिस्कोलोरेशन ऑफ लेंस है, लेंस डिस्कोलोरेशन, दैट इज काज बाय डिपॉजिट्स या पैसे। ओके, क्लोरोफेनिकोल हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, क्लोरोफेनिकोल। हमारे पास जो लेंस, लेंस कौन से वाला, आई लेंस की बात कर रहा हूँ, दिस इज एन आई, ठीक है। और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेंस, ये लेंस,
कॉर्नियल ओपेसिटीज है, कॉर्नियल ओपेसिटी, क्लोरोफेनिकोल यहाँ पे आता है। और जो मैं दूसरा मिक्स कर रहा था दैट इज क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन। जो कॉर्नियल ओपेसिटीज और डिपॉजिट्स है, पहले इसको देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कॉर्नियल, यहाँ पे जो कॉर्नियल ओपेसिटीज, ओके, लेंस की जो बात करते हैं, अगर लेंस की बात है, लेंस ओपेसिटीज एंड डिपॉजिट्स, ये लेंस वाले, ठीक है, लेंस की, दैट इज क्लोरप्रोमेथिन, ठीक है, क्लोरप्रोमेथिन। अच्छा, ये चीज़ें मिक्स करती हैं, क्लोरप्रोमेथिन, क्लोरप्रोमेथिन, अच्छा, क्लोरप्रोमेथिन, ठीक है, क्लोरप्रोमेथिन, अच्छा, क्लोरप्रोमेथिन, अच्छा, ये दैट इज लेंस, क्लोरप्रोमेथिन, जो कि लेंस की ओपेसिटीज और डिपॉजिट्स की बात करते हैं। एक होता है कॉर्नियल ओपेसिटीज एंड डिपॉजिट्स, ये जो पीछे बात कर रहे हैं, अगर स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ओके, दैट इज यहाँ पे ऐसे कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर अगर बात करें दैट इज क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया, मलेरिया है ना, क्लोरोक्विन, एंटी मलेरिया, ओके, क्लोरोक्विन, अच्छा, क्लोरोक्विन, जो क्लोरोक्वीन है एंटी मलेरिया भी होता है। और जो वीवेक्स एंड वेल, वीवेक्स एंड वेल मोस्टली ये सेंसिटिव होते हैं, जो कौन से वाला सेंसिटिव नहीं होता क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस, फाल्सीपैरम वाला ना, फाल्सीपैरम वाला, जो वो भी, वो ना हिप्नोजाइड्स होते हैं, जो विविक्स एंड ओवेल की बात कर रहे हैं ना आप, विविक्स एंड ओवेल, उसका एमसीक्यू दिया आता है कि उसके हिप्नोजाइड्स होते हैं। तो हिप्नोजाइड्स को खत्म करने के लिए हम कौन सी देते हैं ड्रग्स, दैट इज प्राइमरक्विन, प्राइमरक्विन देते हैं, ठीक है, प्राइमरक्विन। और जो मलेरिया के वो होते हैं फाल्सीपैरम, वो तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होते हैं ना मोस्टली, तो या उसके अंदर हम क्या देते हैं, आर्टिसोनेट आईवी या आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। Yes. और ये याद रखिएगा कि जो कोर्निया की ओपेसिटीज और हमारे पास डेपोजिशन है, वो भी मलेरिया ड्रग्स के साथ ही है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताता जाऊँ, जो क्वाटर्शियन क्वाटर्नियन फीवर होता है, वो किसके अंदर होता है, फालसी पैरम में, हर 72 घंटे के बाद फालसी पैरम के अंदर। और जो मलेरिया, मलेर और वीवेक्स और ओवेल के अंदर टर्शियन फीवर होता है, हर जो है हमारे पास 3 दिन के बाद, ठीक है। और उसके बाद प्री रिथ्रोसिटिक फेज किसकी सबसे ज़्यादा होती है, मलेरी, मलेरी की होती है प्री रिथ्रोसिटिक फेज, ठीक है। और मलिग्नेंट वो फास्ट फेरम होता है, खैर ड्रग्स पे याद है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो कॉर्नियल, और मैंने आपको बता दिया है कि वो क्लोरोक्वीन आ जाती है। और लेंस की हमारे पास क्लोरप्रोमेथिन आ जाती है, ठीक है, क्लोरप्रोमेथिन। और उसके बाद जो रेटिनल वेस्टिस की बात आती है अंदर, जो टॉप इनसाइड की बात करती है, दैट इज रेटिना, टी, थायरोइडाज़ी, थायरोइडाज़ी, ये पूछता है जो, ठीक है। सबसे पहले कॉर्नियल में क्लोरप्रोमेथिन, और उसके बाद हमारे पास जो लेंस की है क्लोर, सॉरी, कॉर्नियल की क्लोरोक्विन, यस, नहीं नहीं अभी आ रहा हूँ, उधर याद है, फिर करें, कॉर्निया की क्लोरोक्विन, और उसके बाद लेंस की हमारे पास क्लोरप्रोमेथिन, और रेटिना की थायरोइडाज़, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ग्रे ग्रे बेबी सिंड्रोम होते हैं, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरप्रोमेजिन, क्लोरोक्वीन कोर्निया, एंड क्लोरप्रोमेजिन एंड थायरोइडाज़िन, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मसला होता है, इसलिए मैं ये इधर ये डिस्कस कर रहा हूँ एक साथ ही इन चीज़ों को, ओके। आई होप सो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हार्ट पे वापस आ जाते हैं। हार्ट पे हम क्या क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने पढ़ा है अबाउट के हाँ, रेट एंड रिदम में पढ़ा है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन के साथ, और उसके एम्बोलिज्म की भी बात कर ली हमने, ठीक है, एम्बोलिज्म की भी बात कर ली।
उसके बाद हार्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं कि कार्डियोटॉक्सिसिटी कौन से ड्रग करवाता है, विच ड्रग्स इज कार्डियोटॉक्सिक, मोस्टली आता है कार्डियोटॉक्सिक। ब्यूपीवाकेन, ठीक है, ब्यूपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन जो कि एनेस्थीसिया के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स इज ब्यूपीवाकेन। अच्छा, एक और चीज़ आती है लाइक, अगर हम ठीक है, इसी तरह कीमो ड्रग्स जो कि कार्डियोमायोपैथी करवाती है, वो कौन सी होती है? कीमो ड्रग्स जो कि कार्डियोमायोपैथी करवाती है, दैट इज एट्रियामाइसिन, एट्रियामाइसिन। और कीमोमैन, आपने वो डायग्राम शायद फर्स्ट टाइम देखी हो, कीमोमैन के नाम से आती है। उसमें जो कीमो ड्रग्स है जो कि हमारे पास कार्डियोमायोपैथी करवाती है, दैट इज एट्रियामाइसिन। ठीक है, कीमो ड्रग्स वो आप देख लीजिएगा एक बार, शायद मैं भी शेयर कर दूंगा उसके अंदर, मैं भूल जाता हूँ शेयर करना। एट्रियामाइसिन, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग इज ब्योमाइसिन, कीमो ड्रग्स विच इज हमारे पास कार्डियोमायोपैथी करवाती है, एट्रियामाइसिन, 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 ओके, एट्रियामाइसिन। उसके बाद एक बड़ा कंफ्यूजन एमसीक्यूज है, लाइक कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पेशेंट आता है विद रिकॉर्डेबल बीपी, अनरिकॉर्डेबल बीपी के। मुश्किल डॉक्टर साहिबा, एक्चुअली ना ये याद ही करनी होती है चीज़ें। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको इसी तरह याद रखें, ठीक है? याद कर लें, इसी तरह रट्टे लगाने हैं, और ये इसी तरह पूछते हैं सीपीएसपी में भी। ठीक है? जो कंसेप्शन है वो मैं आपको साथ-साथ बताई जा रहा हूँ। ठीक है? इसी तरह एंटी एरिथमेटिक 3 ड्रग्स में जो मैंने आपको बात की थी, और हम हमारे पास सारे ग्रुप हैं। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 1 ए एम 2, वो 3 ग्रुप्स के बारे में पूछ लेता है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स के 3 ग्रुप्स के नेम्स के बारे में। उसने 2 पूछे हुए हैं सीपीएसई में। एक तो उसने सूटालोल का पूछा हुआ है, सूटालोल उसको पसंद है, और सूटालोल, ओके। फार्माकोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी ईयर एमबीबीएस के अंदर, तभी भी रट्टा ही था उसके अंदर ज़्यादातर, और क्या था? सूटालोल होती है, और उसके बाद आइबोटिलाइड आती है, आइबोटिलाइड आती है, और उसके बाद मायोड्रोन ड्रोन आती है, मायोड्रोन, और उसके बाद प्रोपिटलाइड। एंटी अरेथमेटिक 3, क्लास 3 ड्रग्स के बारे में मुझे पूछता है। वो पूछता है कि क्लास 3 ड्रग्स के साथ कौन सी एसोसिएट होती है। तो वो उसके बाद वो पूछता है, सुटालोल का पूछा हुआ था उसने, और डोफिटलाइड के बारे में पूछा हुआ। ठीक है, ये 2 एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। डोफिटलाइड एंड सुटालोल, ये दोनों उसने पूछे हुए हैं। और मायोड्रोन, और इसके अलावा हमारे पास इबोटलाइड, गुड लाइफ। अच्छा, बस ये वाले याद करते हैं थर्ड की। मैं अब आपको ना एक कंसेप्चुअल चीज़ बताता हूँ अबाउट कार्डियोजेनिक शॉक। जब बात करता है तो ड्रग्स और रिकॉर्डेबल बीपी के साथ, अनरिकॉर्डेबल बीपी के साथ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आती है लाइक, पहले आप ये देख लें, कार्डियोजेनिक शॉक है अगर, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर गया हुआ है, यस, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? उसके अंदर क्या मैनिफेस्टेशन आती है? हमने पढ़ी हुई है कार्डियो, उसके अंदर क्या फाइंडिंग होगी? अच्छा, एक्चुअली ना ये फार्माकोलॉजी एंड पे होना चाहिए था, एंड पे होना चाहिए था, जिसमें हम सारे चैप्टर कर लें, उसमें मैं आपसे चीज़ें भी पूछता। सीबीएस में कार्डियोजेनिक शॉक की हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ी थी। एक तो जेबीपी पे क्या इफेक्ट होगा कार्डियोजेनिक शॉक में, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जेबीपी, कार्डियोजेनिक शॉक, यस, इंक्रीज, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट फेलियर हो गया ना, और उसके बाद हमारे पास ये डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कार्ड जीडीपी इंक्रीज होगा। so that's how we differentiate with from other show कार्डियोजेनिक, इस पॉइंट से करते थे डिफरेंशिएट।
अच्छा, और उसके बाद हम ये इसमें ड्रग्स की अगर बात करें तो कौन सी देते हैं? दैट इज़ डोपामाइन एंड डोपामिन, ठीक है? डोपामाइन एंड ग्लूटामाइन, ठीक है? एक और ड्रग्स होती है डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन आइनोट्रोपिक होती है, क्रोनोट्रोपिक होती है, डोमोट्रोपिक होती है। ओके, ये भी बताना चाहिए मुझे। व्हाट इज़ आइनोट्रोपिक? आइनोट्रोपिक क्या होता है? आइनोट्रोपिक चीज़ वो होती है जो कि अंदर को लेके जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवाती है, ठीक है? आई फॉर्म दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दैट इज़ आइनोट्रोपिक, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवाती है, आइनोट्रोपिक ड्रग, ठीक है? और ड्रोमोट्रोपिक डीआर है, दैट इज़ जो कि कंडक्शन ज़्यादा करवाती है फ्रॉम द एवी नोड से, जो डीआर है इसके अंदर कंडक्शन ज़्यादा करवाती है। और एक होती है क्रोनोट्रोपिक, ठीक है? क्रोनोट्रोपिक इंक्रीज हार्ट रेट, that is chronotropic. Inotropic increase contraction, chronotropic increase contraction, chronotropic increase heart rate। कि जो डाइजोक्सिन होती है दैट इज आइनोट्रोपिक मोस्टली, ये भी आइनोट्रोपिक होती है, ठीक है? आइनोट्रोप्स वो होंगे जो कि कंट्रैक्शन को ज़्यादा करवाएंगे। डाइजोक्सिन का ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर, ठीक है? ये हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? दैट इज अगेन डोपामिन, ठीक है? डोपामिन। अच्छा, डाइजॉक्सिन की मैं बात करने लगा था। हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस डोपामिन। डाइजॉक्सिन की ये एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ डाइजॉक्सिन? दैट इज हाइपोक्लिमिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि हाइपोक्लीमिया करवाते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास डाययूरेटिक्स हो गए, ठीक है? डाययूरेटिक्स होंगे कौन से वाले? जी, हाँ, थायज़ाइड, थायज़ाइड जैसे हो गए डाययूरेटिक्स। अभी मैं डाययूरेटिक्स भी डिटेल में पढ़ूँगा कौन-कौन से होते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स और थोड़ा-सा सीपीएसपी बेस्ड पॉइंट। डाइजॉक्सिन, अच्छा, डाइजॉक्सिन के अंदर हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है ऐसी ड्रग से जो कि हमारे पास अल्कलोसिस करवाती हैं या फिर हाइपोकलीमिया करवा देती हैं, ठीक है? अल्कलोसिस करवाती हैं या हाइपोकलीमिया करवा देती हैं, या डिक्रीज़ ऑफ पोटेशियम करवाती हैं, ठीक है? जैसे थायज़ाइड्स अभी डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, उसके बाद डाइजॉक्सिन इटसेल्फ क्या करवाता है? रिमेंबर इटसेल्फ ये इंक्रीज़ पोटेशियम करवाता है, ठीक है? अगर वो उसकी पूछे डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी काज़ेज़, डाइजॉक्सिन इटसेल्फ टॉक्सिसिटी काज़ेज़ इंक्रीज़ पोटेशियम, ठीक है? डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज़ इंक्रीज़्ड बाय, ठीक है? ऐसी ड्रग जिनकी वजह से पोटेशियम डिक्रीज़ होगा, या फिर ऐसी ड्रग्स जो अल्कलोसिस करवाती हैं, ठीक है? या इन व्हिच कंडीशंस? दैट इज़ अल्कलोसिस, ठीक है? आर यू गेटिंग मी दिस पॉइंट? आपको समझ आ रहे हैं ये वाले? अच्छा, फिर से बताता हूँ। डाइजॉक्सिन इटसेल्फ क्या करवाता है? डाइजॉक्सिन इटसेल्फ इंक्रीज पोटेशियम आयन करवाता है, हाइपरकालेमिया, ठीक है? ये उसकी टॉक्सिसिटी है इटसेल्फ। अगर वो पूछे कि डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज्ड बाय, ऐसी ड्रग्स जो कि पोटेशियम को डिक्रीज करवाती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज करवा देंगे कि हाइपोक्लीमिया के अंदर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, अल्कलोसिस कंडीशन के अंदर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये इटसेल्फ क्या करवाता है? हाइपरकालेमिया, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहिबा? ओके। अब दूसरी मैं बात कर रहा था, एक पेशेंट है हमारे पास हार्ट फेलियर के साथ आया है, उसको कह रहा है कि उसका ड्रॉपिंग ऑफ हार्ट रेट हो रहा है और वो शॉक में चला गया है पेशेंट, और उसका बीपी इज अनरिकॉर्डेबल, अनरिकॉर्डेबल, ठीक है? शॉक के अंदर पेशेंट है, बीपी अनरिकॉर्डेबल है। तो विच ऑफ द फर्स्ट ड्रग वी विल गिव टू दैट पेशेंट? ओके, एक्चुअली ना यहाँ पे, यस, ये मसला है। जो हमारे पास आते हैं ना, डोपामाइन इज स्ट्रॉन्ग आइनोट्रोपिक ना, स्ट्रॉन्ग आइनोट्रोपिक है, मतलब वो हार्ट रेट की कंट्रैक्शन को ज़्यादा करेगा जो डोपामाइन है। इसीलिए हम जो डोपामाइन को हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं कि उसमें स्ट्रॉन्ग हार्ट कंट्रैक्शन करवाता है। बट उसका बीपी जो है ना अनरिकॉर्डेबल है, अनरिकॉर्डेबल है। बीपी अनरिकॉर्डेबल होने का मतलब ये है कि जो पेरिफेरल
वेसल्स हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन हमें ज़्यादा चाहिए। उसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड जस्ट लाइक यू कैन से कि वो ना होने के बराबर ही है जो प्रेशर करके डाल दिया। तो हमें जो है ना वेसोप्रेसिव इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, वेसोप्रेसिव इफेक्ट, ठीक है, कि वेसल को कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट के अंदर जाए, और उसके बाद हम अ, थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए अप टू 80 80 सिस्टोलिक प्रेशर तक आ जाए, थोड़ा सा रिकॉर्डेबल बीपी हो जाए, फिर उसके बाद हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट देंगे हार्ट का। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि हमारे पास जो पेरिफेरल वेसल्स के अंदर जो बीपी डिक्रीज है वो थोड़ा सा पंपिंग करके हार्ट की तरफ जाए, ठीक है, और उसके बाद हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट लें। सो दैट्स वाई हम नोर एपिनेफ्रिन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं इन दैट नेट, जो कि रफ़ी ने लिखा हुआ है। बट डबल ए कहता है कि जी अनरिकॉर्डेबल बीपी के साथ भी अगर पेशेंट आता है तो हम डोपामीन को ही प्रेफर कर देते हैं, ठीक है, डोपामीन को ही प्रेफर कर देते हैं। बट पर्सनली मुझे जो ओके जो रीज़न अच्छी लगती है वो नॉरएपिनेफ्रिन वाली रफ़ी की अच्छी लगती है, जो कि उसने दी हुई है। इफ एनीबॉडी हैज़ कॉन्ट्रडिक्शन ही एंड शी इज़ मोस्ट वेलकम। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया? यस, वो इसी उसी की वजह यही होती है कि वैसोप्रेसिव इफेक्ट हो, वेसल की कंस्ट्रक्शन हो पहले, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बीपी हो जाए, थोड़ा सा जो बीपी थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए, उसके बाद हम डोपामाइन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लाइन वुड बी अगर अनरिकॉर्डेबल बीपी के साथ आएगा, अगर अनरिकॉर्डेबल बीपी की बात नहीं करता है तो डायरेक्ट।
क्या बात कर रहे थे अबाउट अनरिकॉर्डेबल बीपी के सिनेरियो के वाले से ना। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी नोरेपिनेफ्रिन। अगर हमारे पास वो बीपी रिकॉर्डेबल हो जाए तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे डोपामिन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक के साथ, तो डोपामिन एंड डोबूटामिन। ठीक है। इसी तरह अगर शॉक कार्डिक अरेस्ट के साथ पेशेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल जब हम, अच्छा कार्डिक अरेस्ट के साथ पेशेंट है, अच्छा एक बड़ा ये भी होता है कि हमने वो जो सीपीआर है, सीपीआर कब स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमने देखना है कि अगर कार्डिक पल्स एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग है, तब हमने सीपीआर करना है। 100 इन 1 मिनट्स करते हैं, और विद एवरी 30 जो पुश के बाद हम 2 दफ़ा एम्बो बैग्स के साथ उसको ब्रीथिंग दे रहे होते हैं। खैर, दैट इज़ अ क्लिनिकल थिंग्स। अच्छा, कार्डियोजेनिक जो शॉक होता है कार्डिक रेस्ट के अंदर, कार्डिक शॉक के अंदर डोपामिन डोबूटामिन हमने दिया। कार्डिक रेस्ट की बात कर रहे हैं, कार्डिक रेस्ट के साथ आ गया पेशेंट, और हमने क्या देना उसको कार्डिक रेस्ट के साथ। मेरी बात ओके। ओहो। अच्छा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुन ही नहीं आई, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। बस ठीक है, ठीक हो गया। और मैं किसी ने बताया भी नहीं मुझे। अच्छा, स्क्रीन जो शो हो रही है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था, ये तो हो गया ना हमारे पास। अगर अनरिकॉर्डेबल बीपी के साथ गाड़ी के शो के साथ पेशेंट आएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी नॉरेपिनेफ्रिन। अगर रिकॉर्डेबल बीपी होगा तो हमें डोपामाइन को प्रेफर करना है। क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? वो ऑन है डॉक्टर साहब, को ऑन है, रिक्वेस्ट इज ऑन, ओपन है, ओपन टू ऑल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है अबाउट कार्डियोजेनिक, जो शो की मैंने बात कर दी, डोपामिन डोबूटामिन। कार्डिक अरेस्ट की बात कर, कार्डिक अरेस्ट की, कार्डिक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, देयर इज ऑफ हार्ट। ठीक है, सीपीआर हम करते हैं, क्या इंडिकेशन होती है कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हो, एब्सेंस ऑफ पल्स रेट हो, तब हमने सीपीआर स्टार्ट करना है कि 100 पुश इन 1 मिनट्स, और उसकी डेप्थ 5 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए, सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए एटलीस्ट, विद प्रॉपर रिकॉर्ड। और विद एवरी 30 पुश पुश के साथ हमें 2 दफ़ा उसको ब्रीथिंग देनी है एम्बो बैग के साथ। दिस इज अ क्लिनिकल थिंग्स। अगर कार्डिक अरेस्ट के साथ पेशेंट आ गया है, उसको हमने क्या देना है, अक्सर हम उसको ड्रग दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे होंगे, दैट इज एड्रेनालिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, अरेस्ट से याद रखिएगा एड्रेनालिन। ठीक है, अरेस्ट एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एक ही चीज़ होती है। अच्छा, एक एक कार्डिक अरेस्ट के साथ हम एड्रेनालिन दे रहे होते हैं। इसी तरह जब फॉर एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलिन एलर्जी हो जाती है पेशेंट के साथ, पेनिसिलिन की दवाई के बाद क्या हो गया, यस यस, पेनिसिलिन हमने दिया, एलर्जी हो जाती है, हाँ, तब भी हम इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन देते हैं ना, इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन। इसी तरह बी स्टिंग के साथ हमारे पास पेशेंट आया होता है, मुंह सुजाया हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी हम आई एम एड्रेनालिन ही देते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन ओके। लेकिन यहाँ पे एक होता है सेप्टिक शॉक की, क्या डिफरेंशियल होता है सेप्टिक शॉक के अंदर। हमारे पास सेप्टिक शॉक के अंदर वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हुई होती है। हमारे पास टीपीआर डिक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करवाते हैं सेप्टिक शॉक के अंदर। यस, किन-किन शॉक के अंदर टीपीआर डिक्रीज़ करता है? एक तो सेप्टिक शॉक है, दूसरा कौन-सा? न्यूरोजेनिक शॉक, ग्रेट। न्यूरोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक ये 2 ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है। अच्छा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर्ड बाय, सीवीएस में पढ़ा था। बीपी, यस, एग्जैक्टली रूपी ये डायस्टोलिक बीपी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूरोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक, वार्म पेरिफेरीज। ठीक है, वार्म पेरिस होंगी सेप्टिक शॉक के अंदर। सेप्टिक शॉक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सम इन्फेक्शन, लाइक यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है, मोस्टली हमारे पास इन्फेक्शन कौन सा होता है, इकोलाई की वजह से। ठीक है, इकोलाई की वजह से इन्फेक्शन हो रहा होता है, सेप्टिक शॉक हो रहा होता है। और विद हमारे पास पेशेंट को शिवर्स भी हो रही, शिवरिंग भी हो रही होती है, फीवर विद शिवरिंग। ओके, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस
डिक्रीज होता है और वहाँ पेरिफेरीज भी होती हैं, ठीक है? और उसके अंदर हम कौन सी ड्रग देते हैं, दैट इज़ नोरेड्रेनालिन, ठीक है? नोरेड्रेनालिन। सेप्टिक शॉक के अंदर नोरेड्रेनालिन दे रहे होते हैं। पेनिसिलिन ड्रग एलर्जी के अंदर, ब्लीचिंग के अंदर हम एड्रेनालिन दे रहे होते हैं, ठीक है? नोरेड्रेनालिन इन द सेप्टिक शॉक के अंदर। ओके, कार्डियक अरेस्ट का मैंने बता दिया, एड्रेनालिन देते हैं। इसी तरह ब्रेडिकार्डिया के साथ अक्सर पेशेंट होता है वो हम ड्रिप चला देते हैं एक आईसीयू के अंदर। वो किसकी होती है ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट के साथ? किसकी? नॉर्पिन की, नॉर्पिन की ड्रिप चलाते होते हैं। ओके, मेरे टीचर होते थे खैर। अ, अच्छा चलें खैर। जब न्यू न्यू हाउस ऑफिसर आते हैं ना, तो वो प्रेजेंट करना था केस को, तो उसने कहा सर द पेशेंट इज नॉट पेन एंड और हिस्ट्री के अंदर ऑप्शन था द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेशेंट हैज एक्टिव कंप्लेंट ऑफ टेकिकार्डी एंड देन ऑन एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर उसको बता रहा था कि पेशेंट को जो है ना इज ऑन द नॉर्पिन ड्रिप एट द रेट ऑफ ये, तो उस पे जो उसकी ली थी, हाँ हाँ टका के। सो ऐसे ब्लंडर ना किया करें, अक्सर शायद किए भी होंगे आप लोगों ने। ओके, ओके ये हो गया। अच्छा हार्ट से नोटपिन रिफ्लेक्स पेडिकार्डिया। ओके, रिफ्लेक्स पेडिकार्डिया करवाते हैं आप कह रहे हैं? ओके, वो उसकी ना हाई डोजेस पे उसका इफेक्ट आता है नोरफिन का, हाई डोजेस के ऊपर नोरेपिनेफ्रिन। ओके, इन लो डोजेस के अंदर नहीं आता, जो थेराप्यूटिक डोजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर नहीं होता। आप रिसेप्टर की तरफ जा रहे हैं, अल्फा 1 बीटा 1 और जो बीटा 1 2 एंड 3, ठीक है? वो रिसेप्टर की तरफ जा रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया का जो पॉइंट आता है वो कैल्शियम चैनल के हवाले से आता है, जो सीपीएसपी पूछता है। ठीक है, अब इसके हवाले से नोटबुक के हवाले से नहीं पूछता। उसका ये होता है कि हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्रोकर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्रोकर। अच्छा, इधर ही से मैं हाथ में डाल रहा हूँ उसको। एक होता है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं, और एक होती हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। ठीक है, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। जो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं उसके अंदर क्या आ जाती है, अ, ओके, एम्लोडोपिन और ओके, दिल क्या डाईहाइड्रोपायरिडीन निफिडिपिन आ जाती है इसके अंदर। निफिडिपिन, कार्डिपिन, निफिडिपिन, निकार्डिपिन एंड एम्लोडोपिन। ठीक है, एम्लोडोपिन। अच्छा, इनके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है कि नहीं होता? होता है, बिकॉज़ ये वैसोडाइलेटिव इफेक्ट इनका ज़्यादा होता है। वैसोडाइलेटिव इफेक्ट इनका ज़्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई वैसोडाइलेशन ज़्यादा होने की वजह से रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हम इनको बीटा ब्लॉकर के साथ देते होते हैं मोस्टली, ठीक है? इस वजह से बीटा ब्लॉकर के साथ डाइहाइड्रोपेरिडीन्स को हम दे रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन्स, दे आर कार्डियोसेलेक्टिव, जिनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास दिलतियाज़िम एंड वेरापेमिल। सॉरी, सॉरी, दिलतियाज़म एंड वेरापेमिल, ठीक है? वेरापेमिल, ये 2 होते हैं ड्रग्स इनके अंदर, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन के अंदर। इनका जो है ना कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, और वेसल्स पे इफेक्ट नहीं होता इनका, इसलिए वैसोडाइलेशन नहीं हो रही होती ज़्यादा। और इनको कभी भी बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं देते, क्योंकि मार्क ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा अगर बीटा ब्लॉकर के साथ दे दिया हमने इसको। तो दैट्स व्हाई जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं, निफिडिपाइन, निकार्डिपिन एंड एमिलोडिपिन, उनके साथ हम दे सकते हैं, बट नॉट विद द नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन, जो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया के ब्रेडिकार्डिया की आप टैकिकार्डिया की बात कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट समझ आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ओके, इसी तरह हम जो बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे होते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर अवॉइड करते हैं, बीटा ब्लॉकर अवॉइड करते हैं? एज एस्थमा के अंदर हम कौन से देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट, सालबुटामोल, एल्ब्यूटिरोल। ठीक है, एल्ब्यूटिरोल, एल्ब्यूटिरोल क्या होता है, अल्फा बीटा बोथ एगोनिस्ट होता है या बीटा 2 एगोनिस्ट सेलेक्टिव होता है? एल्ब्यूटिरोल,
नहीं, वो लेबिटालोल होता है डॉक्टर साहिबा। एल्ब्यूटालोल, लेबिटालोल, बीटा ब्लॉकर। यस, बीटा 2 ब्लॉकर, ठीक है। लेबिटालोल इज हमारे पास होता है, लेबिटालोल हमारे पास अल्फा बीटा, वो दोनों ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। और एल ब्यूटीरोल क्या होता है? बीटा 2। जी जी, वो क्या है, एगनिस्ट है एंटागोनिस्ट है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। यस, यस, एल ब्यूटीरोल। अच्छा, और उसके बाद जो हमारे पास सरबूटामोल, जो कि हम एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर भी देते हैं, दैट इज एगोनिस्ट, बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। तो द पॉइंट हियर इज, हमने एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर नहीं देने। अक्सर हम चीज़ें ये कर रहे होते हैं। ओके, हमने पढ़ा होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर कि अगर 55 से ज़्यादा पेशेंट है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स के साथ, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्रोकर के साथ, अब जब आपने कैल्शियम चैनल ब्रोकर देने हैं, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया वाला पॉइंट आपने याद रखना है, और उसके साथ बीटा ब्लॉकर देने हैं या नहीं देने, वो वाला जो मैंने डाईहाइड्रोपाइरिडीन या नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन की बात करते हैं। मोस्टली एमलोडिपिन हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे एमलोडिपिन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर 55 से कम है तो हम एएस और एआरबी से शुरू करते हैं, ठीक है। एएस और एआरबी से शुरू करते हैं। रिमेंबर, दोनों नहीं देते कभी भी, एक देते हैं। ओके, ए आर बीस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनका वो पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एज एंड ए आर बीस। उसका रोल ये होता है एंजियोटेंसिन को हम डिक्रीज करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका एज इनहिबिटर्स का आता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, दैट इज सी फॉर कफ, सी फॉर और कफ, ड्राई कफ। अगर पेशेंट को कफ आ रही है, और उसकी ड्रग हिस्ट्री हम लेंगे, अगर वो ले रहा है एस इनहिबिटर वगैरह तो नहीं ले रहा। अगर एस इनहिबिटर वो ले रहा है तो मोस्ट लाइकली मे बी द कफ इज बाय द एस इनहिबिटर्स हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर। अदरवाइज वो उसकी कफ ड्यू टू हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकती है, जो कि हमारे पास पुल्मोनरी एडिमा भी करवा रहा है, पुल्मोनरी एडिमा उसकी वजह से भी कफ हो सकती है। तो इन दैट सिनेरियो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। तो उस केस के अंदर हमने फिर एक्सरे वगैरह और उसकी फॉलोअप्स लैब्स करनी होती है। खैर, द पॉइंट इज, अगर हाइपरटेंशन के अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाए कि कफ के साथ पेशेंट आ रहा है, उसको ए आर बीस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ए आर बीस हमने देने हैं, और यहाँ पे हम फर्दर फिर ऐड ऑन करना शुरू कर देते हैं, क्या क्या ऐड करना है। इसके बाद ए आर बी से अगर आराम नहीं आता हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर, तो हम क्या ऐड कर देते हैं इसके साथ, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड कर देते हैं। और उसके साथ हम फिर डायरेटिक्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, डायरेटिक्स। और फिर डायरेटिक्स के साथ नहीं हो रहा तो फिर हम बीटा ब्लॉकर भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। बट मेम्बर उसकी हमने देखना है एस्थमेटिक और कोई इस तरह की कंडीशन तो नहीं है जिसके अंदर बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, ये हो गया अबाउट हार्ट के। अभी और रहते हैं, किधर से किधर घूम जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये पॉइंट समझ आ गया ना आपको, कफ वाला और ये वाला। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ कि हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, सिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक? सिम्पथेटिक ज़्यादा हो रही है। अच्छा, जो अल्फा 1 एगोनिस्ट हैं वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा करवाएंगे कि कम करवाएंगे? ज़्यादा। वेसोकंस्ट्रिक्शन अल्फा 1 एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सिम्पैथोमाइमेटिक, और वो हमारे पास इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर करवा देते हैं। अच्छा, एक हाइपरटेंशन का हम केस और भी पढ़ते हैं, लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, ठीक है। अल्फा बीटा ब्लोकर्स में याद आया, उसके अंदर हम कौन सी ड्रग देते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर? ओके, पहले अल्फा देते हैं पहले बीटा देते हैं? यस, अल्फा बीटा दोनों देते हैं, पहले अल्फा और फिर बीटा देते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उसके बाद हमने ये दोनों देने हैं, लेकिन अल्फा पहले देने हैं और बीटा बाद में देने हैं। अच्छा, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, और मैंने ये आई होप सो आपको ये इसका बेसलाइन एक दो पॉइंट्स याद होंगे जो मैंने आपको बताए हुए थे। ये किसका ट्यूब
ट्यूमर होता है न्यूक्रोमोसाइटोमा, होता है। और इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या होता है, यूरिन के अंदर क्या होता है? यस, डीएनए और यस एग्जैक्टली। ओके, ओके फाइन। हमारे पास डोपामिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, और स्टेडी से। ओके, फॉर एग्जांपल डोपामिन की हाफ लाइफ इज 2 मिनट्स। अच्छा, एक सिनेरियो आएगा आपके पास, वो कहता है कि जी डोपामिन की जो डाइजोक्सिन की ड्रग्स है, वो आपके पास 4 नैनोग्राम या कोई कोई भी है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। अच्छा, डोपामिन की जो हाफ लाइफ होती है 2 मिनट्स होती है, स्टेडी स्टेट उसके 9 मिनट्स होती है, ठीक है, डोपामिन। डोपामिन की 2 मिनट्स और स्टेडी स्टेट दैट इज 9 मिनट्स। अच्छा, आपके पास एक डाइजोक्सिन का सिनेरियो आएगा, उसमें पूछेगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है इन द ब्लड दैट इज 4 नैनोग्राम या कितनी भी है, और उसकी हाफ लाइफ है 36 हो। तो वो पूछता है कि इसकी वैल्यूज अगर ब्लड कंसंट्रेशन इसकी 1 हो जाए तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, वुड विल बी द हाफ लाइफ। सिंपल इज दैट, सिंपल है। अगर 36, यस, 36 घंटे के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर 36 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने 36 + 36 करना है, ठीक है। 36 + 36 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 72। ये समझ आ गई? ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ, 4 उसकी कंसंट्रेशन है। वो कह रहा है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, पहली हाफ लाइफ के बाद कितनी हाफ लाइफ में क्या होता है, 50% डिक्रीज होती है ना हाफ लाइफ के अंदर। हाफ लाइफ के अंदर दैट इज 50% उसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी। 36 घंटे के बाद 2 रह जाएगी, ठीक है। फिर 36 घंटे के बाद 1 रह जाएगी, ठीक है। 36 घंटे के बाद 1 रह जाएगी। सो कितनी हाफ लाइफ होगी इसकी, और कितने टाइम रिक्वायर्ड होगा टू बिकम 4 to 1, दैट इज 36 + 36 इज इक्वल टू 72। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। ओके, हमने हार्ट फेलियर की बात कर ली, उसकी बात कर ली, हाँ, हार्ट फेलियर एसोसिएटेड फ्लूइड ओवरलोड की बात नहीं की हमने। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हार्ट फेलियर हो गया पेशेंट को, फ्लूइड ओवरलोड के साथ पेशेंट आया हुआ है, और हमारे पास लंग्स के अंदर हमारे पास फ्लूइड है इन द पैरेन्काइमा एंड आल्सो इन द प्लूरल स्पेस के अंदर भी। प्लूरल स्पेस और पैरेन्काइमा के अंदर फ्लूइड है ड्यू टू हार्ट फेलियर की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी ड्रग देंगे हम पेशेंट को? कॉमन हम यूज़ करते हैं फ्रूटसामाइड, जो रीनल फेलियर के पेशेंट जो मीन्स डायलिसिस के साथ आ रहे होते हैं पेशेंट हमारे पास फ्लूइड ओवरलोड के साथ, उसमें फीटिंग एडिमा भी होता है, जेबीपी भी रेज़ होता है, और ऑन अस्कल्टेशन बायलैटरल इंस्पिरेटरी बेसिक रेप्लिकेशन व्हिच शोज़ द प्लूरल एथीना। और एक्स-रे पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास शैडोइंग आ जाएगी यहाँ पे, लोअर साइड पे शेडिंग फ्लूइड की यहाँ पे शेडिंग होती है, और ऑन अस्कल्टेशन इंस्पिरेटरी फाइन फाइन क्रेपिटेशंस आ रही होंगी मेरे पास, ठीक है, फाइन क्रेपिटेशन बेसल साइड में, ठीक है, दैट शोज द फ्लूइड इन द चेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, और उसके लिए ड्रग्स कौन सी देनी है, दैट इज फ्रूटोमाइड। अच्छा, वो हो गया आइनोट्रोपिक गोनोट्रोपिक भी हो गया। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, एक एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट हमने पढ़ा है, लाइक एस्पिरिन का भी पढ़ा हमने, एस्पिरिन और हेपरिन। अच्छा, अगर फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उसके लेग पे स्वेलिंग हो रही है, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर है, और स्वेलिंग सेलुलाइटिस ऑफ द लोअर लिम्स हो रही है उसकी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी गिवन टू द पेशेंट? कौन सी देंगे आप? हेपरिन। व्हाई हेपरिन? हेपरिन क्यों देंगे, सेलुलाइटिस हुआ हुआ है उसको और लेग स्वेल हुई है, क्यों हेपरिन क्यों देनी है हमने? यस, बिकॉज़ सेलुलाइटिस की वजह से देखिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। ब्लड स्टेसिस होगा, ब्लड स्टेसिस एक तो वो बेड रेस्ट की वजह से भी ज़्यादा हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर भी हमारे पास बेड रेस्ट ज़्यादा होने की वजह से ब्लड स्टेसिस होती है। विर्कोटाइट्स आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर ब्लड स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी, और जो उसका ब्लड फ्लो है अब नॉर्मल हो जाता है, ब्लड फ्लो, ठीक है,
है, उसकी वजह से ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम प्रेगनेंसी यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट के अंदर हेपरिन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। हेपरिन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वारफारिन को नहीं देते। वारफारिन इज़ टेराटोजेनिक होता है, इस वजह से वारफारिन को नहीं प्रेफ़र करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पूछता है पेशेंट को हेपरिन दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? एपीटीटी, पीटीआईएनआर किसके किसके करते हैं मॉनिटरिंग? अ, हेपरिन की। क्या कह रहे हैं? एपीटीटी कह रहे हैं या पीटी कह रहे हैं? एपीटीटी, एपीटीटी। वारफारिन आईवी, एक तो हेपरिन आईवी देते हैं और उसके बाद एपीटीटी से इसकी अगर एपीटीटी आईएनआर की एपीटीटी से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और वारफारिन ओरल एंटीकोगुलेंट होता है और उसका मॉनिटरिंग हम आईएनआर से करते हैं। आईएनआर और फिर उसके बाद पीटी, ठीक है? पीटी। ओके फाइन। इसी तरह अगर एंटीडोट की बात करूं, हेपरिन का क्या होता है? हेपरिन का एंटीडोट टोटल मिल सकता है। वारफारिन का क्या होता है? यस, यस, इमीडिएटली इफेक्ट भी है और डिलेट भी है, विटामिन की। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूं मोर्फिन का कौन सा होता है एंटीडोट? ओके, जस्ट मोर्फिन का कौन सा होता है? यस, नाइट्रोक्सोन। अच्छा, वो भी एक कहते हैं हाइपरटेंशन। हाँ, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। पहले हाइपरटेंशन की बात नहीं, पहले हाइपरटेंशन की बात कंप्लीट कर लें, फिर हम कर जाएँगे एंटीडोट्स की तरफ। अच्छा, हाइपरटेंशन में हमारे पास एक एक मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस हमने कैसे देनी है, 55 से अबव, बिलो। हाइपरटेंशन केसेस इमरजेंसीज आ गई हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ पेशेंट्स हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर आ जाती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में क्या डिफरेंस होता है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ओके। यस, इमरजेंसी में एंड डैमेज लाइक उसकी डिक्रीज लीवर एक्टिविटी वगैरह हो रही, किडनी फेलियर हो रहा होगा, प्रोटीन आ रहा है, ठीक है? इस्केमिक हार्ट डिजीज के साइन सिम्टम्स आ रहे होंगे। और उसके बाद अर्जेंसी में इंक्रीज ब्लड प्रेशर है बट देयर इज नो एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है? इमरजेंसी के अंदर हम कौन सी ड्रग उपचार देते हैं? दैट इज हाइड्रोलाजी, ठीक है? हाइड्रोलाजी। हाई, वेरी हाई ब्लड प्रेशर विद एंड ऑर्गन डैमेज, दैट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हाइड्रोलाजी। अगर हाइड्रोलाजी ऑप्शन के अंदर ना हो देन यू कैन प्रेफर लेबिटालोल। लेबिटालोल क्या होता है? दैट इज नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा ब्लॉकर, ठीक है? लेबिटालोल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। नहीं, अगर हमारे पास वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो इमरजेंसी उसके अंदर हम अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यस, अगर प्रेगनेंसी है उनका टेबल पे है, ओटी थिएटर वगैरह में हाइड्रोलाजीन हमने दे देना है, ठीक है? और अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की बात कर रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के उसको पहले नहीं थी, हाइपरटेंशन को सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं थी, बट इन द थर्ड एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर में जाके उसको हाइपरटेंशन हो गया। सो इट्स मीन दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। उस केस के अंदर हम लेबिटालोल फर्स्ट प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर मिथाइल डोपा, ठीक है? मिथाइल डोपा। नहीं, नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, हम हाइड्रोलाइसिन देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, ठीक है? अगर वो प्रेगनेंसी इमरजेंसी में आ जाता है, वो ओटी थिएटर में है, इस तरह के सीवियर इमरजेंसी केसेस है, तो इमीडिएटली हमने हाइड्रोलाइसिन ही देना सबसे पहले, ठीक है? इसी तरह अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की बात कर रहा है तो लेबिटालोल ओवर हमारे पास मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा। अच्छा, अगर इसी तरह हमारे पास वो बात कर रहा है ऑन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है और एक होती है
हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है? अगर प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास हाइपरटेंशन हो रही है, तब हम प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन में कौन-सी हम ड्रग ले सकते हैं? क्या होगा? यस, मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, मिथाइल डोपा। अच्छा, इसी तरह मिथाइल डोपा का एक साइड इफेक्ट आता है। व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज़ करवा देता है मिथाइल डोपा, बिलीरुबिन। ओके, सेंट्रली एक्टिंग जो होते हैं ना एंटी हाइपरटेंसिव होता है सेंट्रली एक्टिंग। यस डॉक्टर जोया? जी, जी। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन लेविटाडोल फर्स्ट, तब मिथाइल डोपा, फिर मिथाइल डोपा। ठीक है? अगर वो जस्ट वर्डली ऐसे ही पूछ रहा है तो यू कैन सेलेक्ट मिथाइल डोपा। ओके, ये हो गया। अच्छा, इक्लैम्सिया के अंदर हम कौन सी प्रोफिलैक्सिस होता है ना, प्रोफिलैक्सिस। मैग्नीशियम सल्फेट जो है एंटी हाइपरटेंसिव, एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, सीज़र्स के अंदर प्रोफाइलैक्सिस के लिए होता है ना मैग्नीशियम सल्फेट, या सीज़र के लिए। वो हाइपरटेंशन के समय में इसका रोल होता है इक्लैम्सिया के अंदर। ओके, उसके हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है? ये वाला डिफरेंशिएट करके रखिएगा। और एंटी हाइपरटेंसिव हमारे पास ये मैग्नीशियम सल्फेट इज़ नॉट एंटी हाइपरटेंसिव, दैट इज़ सीज़र्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोफाइलैक्सिस। ओके, ठीक है। यस, हाइड्रिलाज़िन, यू कैन प्रेफर हाइड्रिलाज़िन। वो मैं यही कह रहा हूँ कि हम अक्सर जो है ना हाइपरटेंशन के हवाले से वो मैग्नीशियम सल्फेट को कह देते हैं, बट मैग्नीशियम सल्फेट इज़ नॉट एंटी हाइपरटेंसिव। वो तो हमारे पास सीज़र्स के लिए होते हैं ना, प्रोफिलैक्सिस के लिए। वो जो एंटी हाइपरटेंसिव के लिए है दैट इज़ हाइड्रिलाज़िन एंड हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है। ठीक है? ओके। जी, जी, मैग्नीशियम एक्लेम्पिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट ही देंगे। अगर हाइपरटेंशन के पीछे वो चेंज होगा। ओके। नहीं, नहीं, नहीं। उसको जब ये ना प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको सीज़र आ रहे हैं, उसके अंदर तो इसका रोल नहीं होता। दिस इज़ फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अगर उसको सीज़र शुरू हो गए, तो फिर उसमें इसका रोल नहीं होता। क्या दे सकते हैं? डायज़ेपाम, हाँ, डायज़ेपाम। ये तो गायनोकोलॉजिस्ट कोई है यहाँ पे, मैंने गायनी की हुई, इसलिए मेरा इंटरेक्शन नहीं है इससे। और बुक्स के अंदर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ डायज़ेपाम। ओके, फर्दर आई विल चेक इट इन डिटेल के अंदर। ओके, हाइपरटेंशियल। ओके, अर्जेंसी के अंदर वो यही देखते हैं कि फर्स्ट तो हमारे पास उसके अंदर भी हम हाइड्रोलाजिन ही दे देते हैं। अगर नहीं, उसके अंदर हमारे पास आई विल लेट यू नो कि हमने क्या उसका ये होता है कि हमने मीन आर्टिफिशियल है ना फर्स्ट 4 आवर्स। जी, जी, डॉक्टर फरहान क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये डबल ए और मैंने इसको चेक किया था, हमारे सीनियर जो कह रहे थे दैट इज लेबिटालोल, कि लेबिटालोल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर, रफ़ी के अंदर उसके अंदर जब मैंने पढ़ा था यही ऐसे ही था, बट दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर लेबिटालोल ओवर मिथाइल डोपा। ठीक है? दैट इज द करेक्ट वन, डॉक्टर फरहान इधर करेक्ट कर लें। ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो यू कैन कंसल्ट विद द बुक एसके के साथ, किम के साथ और डबल ए के साथ।
दूसरी बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसने यही लिमिटेड रोल कर दिया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको लिमिटेड रोल करवा रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। टाइम निकल गया। ओके, आगे मैं क्या बात करने लगा था, अभी मैंने कहा था कि पहले मैं, हाँ, एंटीडोट्स की बात कर रहा था। डॉक्टर फरहान, आपको क्लियर है चीज़? मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, हम एंटीडोट की बात कर रहे थे, जल्दी से एंटीडोट की बात कर लेते हैं। लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर कौन सा होता है? प्रेलिडोक्सिन, या सिम्प्टोमेटिक रिवर्सल के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट ये भी यूज आता था, और जिसके अंदर सिम्टम वाइज के हवाले से पूछता था, और उसके बाद उसका एंटीडोट भी पूछता था। ठीक है, एंटीडोट्स की अगर बात करें, प्रेलिडोक्सिन की है। ठीक है, एंटीडोट इज प्रेलिडोक्सिन। अच्छा, अगर सिम्टम को रिवर्स करने की बात करें, सिम्टम को रिवर्स करने की बात करें, दैट इज अट्रोपिन। तो वो एट्रोपिन होती है। तो ठीक है, ये टू डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। ओके, लेकिन एंटीडोट उसका पेलिडोक्सिन ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है मॉर्फिन का, मैंने आपको बता दिया, दैट इज नैलोक्सोन। ठीक है, मॉर्फिन, मॉर्फिन। अच्छा, मॉर्फिन क्या क्या आता है? ब्रेडिकार्डिया करवाता है, वो मिडियासिस करवाता है, म्योसिस करवाता है? ये मैंने बताया था, मियोसिस। और इसके अलावा अगर पिन पॉइंट पीपल है, डिफरेंशियल क्या होंगे आपके पिन पॉइंट पीपल के अंदर? या ड्रग ओवरडोज, मॉर्फिन ले सकता है वो, ओपिएट ओवरडोज। ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट, यस, ओपिएट इंड्यूस हो सकते हैं। मॉर्फिन इज एन ओपिएट ना, ओपिएट होता है। ओपिएट का पूछिए एंटीडोट क्या होता है, और या मॉर्फिन एक ही चीज है ना, मॉर्फिन इज एन ओपिएट। तो उसका दोनों का दैट इज नैलोक्सोन। ठीक है, नैलोक्सोन। इसी तरह ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर भी हमारे पास पिन पॉइंट पीपल हो जाते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी आवाज़, अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही है कि मुझे ही कट के आ रही है, बाकियों को भी कट के आ रही है? अच्छा, डॉक्टर हुमा, आपको आवाज़ क्लियर आई है इनकी? मुझे मुझे आवाज़ कट के आ रही है आप लोगों की, प्लीज़ थोड़ा-सा आप, या तो फिर मुझे ना, हाँ, 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 करते हैं, करते हैं। अच्छा, ये किसने लिखा है? जी, जी। एट्रोपिन ओवर पेरिडोक्सिन एंड इट इज़ गिवन इन फर्स्ट एड। अच्छा, नहीं, एट्रोपिन ओवर पेरिडोक्सिन। अच्छा, एंटीडोट के हवाले से पूछ रहे हैं कि वो एट्रोपिन प्रायोरिटाइज़ है? ओके, कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइज़निंग के अंदर एट्रोपिन इज़ प्रायोरिटाइज़, ये कह रही हैं आप? एंटीडोट, नहीं, नहीं, एंटीडोट इज़ पेरिडोक्सिन। ठीक है, अब वो साइन के हवाले से, अगर साइन रिवर्सल के हवाले से पूछे, साइन सिम्टम्स के हवाले से, वो एट्रोपिन है। ठीक है डॉक्टर साहब, एंटीडोट इज पेरिडोक्सिन। जी जी, ओके। द पॉइंट हियर इज, उसकी क्वेश्चन की स्टेम क्या है, स्टेम क्या है? ठीक है, अगर वो साइन रिवर्सल की बात कर रहे हैं, सेंटर रिवर्सल की बात कर रहा है, दैट इज एट्रोपिन। अगर वो बात कर रहा है हमारे पास एंटीडोट की, दैट इज प्रेलिडोक्सिन। यस, आई हैव आल्सो स्टडीड के एट्रोपिन को कुछ सीनियर्स कह रहे थे कि शुड बी द प्रियोरिटीज और प्रेलिडोक्सिन, बट डबल ए और एस के ये कह रहा है कि दैट इज प्रेलिडोक्सिन। ठीक है, प्रेलिडोक्सिन एंटीडोट है। ठीक है,
अ, अगर आपके पास फर्स्ट एड के अंदर जेन्युइन रिसोर्स है और बुक्स के साथ भी है, यू कैन शेयर विद मी। यस, इनिशियली हम एट्रोपिन देते हैं, दैट इज आल्सो राइट। अगर वो which of the following would be given initially in organophosphate poisoning, again atropine, ठीक है। लेटर प्रेड अगर एंटीडोट की बात करते हैं वो तो प्रेलिडोक्सिन ही रहेगा, ठीक है। वो उसके एंटीडोट नहीं है, एट्रोपिन इज नॉट एंटीडोट, दैट इज उसके जो सिम्टम्स हैं उसको रिवर्सल। ओके, जल्दी से मैं और बात करूँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, ये कंफ्यूजन है इसके अंदर डॉक्टर साहिबा? अच्छा, इनिशियल की बात करें, साइंस सिम्टम्स की रिवर्सल की बात करें तो दैट इज एट्रोपी। अगर ओवरऑल एंटीडोट की बात करें दैट इज पेलिडोक्सिन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरे की मैंने वार्फेरिन की अभी बात कर ली, मेथोट्रेक्सेट का हमने बात किया था। वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को इसका एंटीडोट क्या होता है मेथोट्रेक्सेट का? दैट इज हमारे पास ल्यूकोवरीन, ल्यूकोवरीन, ठीक है, ल्यूकोवरीन। इसी तरह एक और हमने बात की थी एस्पिरिन की, ल्यूकोवरीन, एस्पिरिन का एंटीडोट क्या होता है? एस्पिरिन का, अच्छा, एस्पिरिन का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का एंटीडोट होता है। अच्छा, बेंजोडाइazepine का क्या होता है? फ्लूमेज़ानिन, ये क्या होता है? एसएसआरआई होता है फ्लूमेज़ानिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर, या फ्लूम, यस। तो ओके, आई एम हैप्पी, 2-3 मेल डॉक्टर्स आंसर कर रहे हैं, दैट इज रियली गुड। फ्लूमेज़ानिन, फ्लूमेज़ानिन, ओके, प्लीज़ मेरे साथ ना पार्टिसिपेट किया करें, मुझे बताया करें सर इस बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली गुड। डिस्कशन का पर्पस ही यही है, आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अगर आपको कोई चीज़ पता है, आपने किसी बुक के अंदर पढ़ी है, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। इन अ सेंस अगर आपने सही पढ़ा होगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, अगर आपने गलत पढ़ा होगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? सो प्लीज़ डू शेयर विद मी और ग्रुप के अंदर पूछा करें। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है, एस्पिरिन के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनिशियल एस्पिरिन का इफेक्ट क्या होता है? एस्पिरिन ओवरडोज का इनिशियल क्या साइड इफेक्ट होता है? ओके, रिमेंबर, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इंक्रीज टेकिपनिया करवा देता है, और जिसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, और हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करवा देता है, ठीक है। इन द लेटर केसेस के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू कंपनसेशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एम आई राइट? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? एस्पिरिन ओवरडोज इनिशियल इफेक्ट, दोबारा बता देते हैं, जैसे पूछा है, अक्के पड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। एस्पिरिन का अगर इनिशियल इफेक्ट का पूछे, इनिशियली क्या करवाता है, कितनी करवा देता है इनिशियली? इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी कि एसिडोसिस होगी? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड itself बिहेव एज अ एसिड। ये मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ाया आप लोगों को? ये पढ़ाया तो फिर तो आना चाहिए। ये देखें, मैंने पढ़ाया है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल्फ बिहेव एज अ एसिड, जब एसिड बाहर निकलेगा बॉडी से ड्यू टू इंक्रीज टेकिपनिया, देयर विल बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी, और लेटर ऑन इसकी कंपनसेशन में मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इनिशियल इफेक्ट क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, लेटर ऑन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एम आई क्लियर? ओके, हाँ, मैं रफ़ी के पॉइंट्स भी बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना। डबल ए के भी रफ़ी के एक्शन में कंबाइन होती है, मैं दोनों कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ओके, हियर इज क्लास बिजनेस, ठीक है। आई थिंक सो कोई एक पॉइंट, हाँ, एक लास्ट पॉइंट है कि अगर एक पेशेंट है पॉइजनिंग विद साइन ऑफ ओपियाइड लाइक पॉइजनिंग है,
and like poisoning. When give naloxone, the symptoms जो है improve. What can be the probable cause? क्या होंगे? उसमें होगा अल्कोहल है, फिनोबार्बिटोन होगा, नैलोक्सोन दिया है, नैलोक्सोन दिया है उसको, इम्प्रूव हो गए, वो इम्प्रूव हो गए। अगर इम्प्रूव ना होते तब हमने फिनोबार्बिटोन देना था। नहीं, सिम्टम इम्प्रूव हो गए। दैट मीन कि वो ओपियाइड ही है। ओपियाइड होने की वजह से पेंटाजोसिन जो कि हमारे पास ओपियाइड लाइक होता है, ठीक है, ओपियाइड ही है। पेंटाजोसिन इज एन ओपियाइड। ओके, अगर इम्प्रूव ना होती तो फिनोबार्बिटोन तक होना था, ठीक है, फिनोबार्बिटोन। ओके, फिनोबार्बिटोन और उसके अंदर हमारे पास पिन पॉइंट बिल्कुल भी आना चाहिए था। है, ओके फाइन, हियर इज क्लास डिसमिस। अगर किसी को कोई मसला है प्लीज लेट मी नो। डॉक्टर आयशा आर यू देयर? नहीं, मैंने आपको कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताया, आपने देखा मैंने मैकेनिज्म। हाँ जी, हाँ जी, मैकेनिज्म एक्शन आप हर ड्रग्स के पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, वो वाली याद होनी चाहिए जितने बताए हुए हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको कोक्स 1 एंड कोक्स 2 का बताया वही है। वही वाला थ्योरी वाले डॉक्टर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर आयशा आर यू देयर? डॉक्टर आयशा, ओके, जो यही पूछ रही थी मुझसे कि कौन सा कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से वो चलेगी। ओके, यस, डॉक्टर आमना, अच्छा, तो किसका पहला दिन था? आप कौन है? जस्ट अ मिनट। डॉक्टर शैम, सैम, अच्छा, अच्छा, तो क्या कहना चाह रही हैं आप डॉक्टर सैम? अच्छा, अच्छा, बुक्स बुक्स जो बता रहा था मैं। अच्छा, 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 एक्चुअली ना मेरा जो लेक्चर है दैट इज डबल ए बेस्ड, ठीक है, डबल ए जो नोट्स हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं पॉइंट्स। ये जितने भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा होता हूँ एक्चुअली मैं डबल ए से ही डिस्कस कर रहा होता हूँ और रफी के डिस्कस कर रहा होता हूँ। और मेजरली वो वाले पॉइंट्स मैं कर रहा होता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने वाली होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, इन डाइजेस्टेबल वे कि आप लोगों को वो समझ आते हैं और पढ़ लें। द पॉइंट इज़ अगर आप ये लेक्चर लेने के बाद डबल ए के एमसीक्यू के नोट्स पढ़ेंगे उसके बाद जो है ना आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा था और कहाँ से बात कर रहा था, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरा तरीका ये होता है कि या तो आपको मैं एमसीक्यूज दिखा के वही एक्सप्लेन करता था, बट स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इस तरह पढ़ाया जाए, तो इस वजह से मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर सहम, ठीक है। तो जब भी हमारा क्लास के अंदर वो जो टॉपिक्स होते हैं वो स्केड्यूल बना हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं। एक दफ़ा बेटर ये होता है कि आप डबल ए के नोट्स पढ़ लें, थ्योरी वाले एमसीक्यूज जो हैं वो पढ़ लें और रफी से वो वाला चैप्टर एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा आपको। मैं बातें कहाँ से कर रहा हूँ, आपको ईजी हो जाएगा इसमें। और यहाँ से याद में मोनिक्स में थोड़े थोड़े बताता रहता हूँ, आज तो मैंने इतनी नहीं बताया खैर, तो वो ईजी हो जाता है। ओके, जो लास्ट पॉइंट की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरहान, बेंजो अगर हमारे पास उसमें एट्रोपिन देने की वजह से हमारे पास नेलोक्सोन देने की वजह से सिम्पटम रिवर्सल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये होगा कि बेंजोडाइज़ेपिन पॉइजनिंग हो रही है। बेंजोडाइज़ेपिन है, नॉट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग नहीं, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, एनीबॉडी एल्स? हम्म, इमरजेंसी कंडीशन ऑफ मॉर्फिन पल्मोनरी एडिमा के अंदर, अच्छा मैं बताता हूँ डॉक्टर। उसके अंदर मॉर्फिन का ऐसा कोई रोल नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक मॉर्फिन का, ठीक है। मॉर्फिन जस्ट ओनली उसका ये साइको रिलैक्सेशन के लिए हम दे सकते हैं, जस्ट टू मेक द पर्सन फील बेटर। एक्चुअली जो कंडीशन इसी तरह एमआई के पेशेंट के अंदर हम देते होते थे ये
कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? डैनिश। ओके, तो उससे क्या फ़ायदा होगा फ्लूइड ओवरलोड के अंदर? नहीं, नहीं, मोर्फिन के अंदर एज़ सच मैंने नहीं देखा फ्लूइड ओवरलोड के अंदर कभी भी मैंने पेशेंट को कभी भी हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मोर्फिन कभी भी नहीं दिया। ठीक है? फ्लूइड ओवरलोड के अंदर पेशेंट आया हो, रीनल फेलियर के साथ जब ये बना हो, हम कभी भी नहीं देते उसको। ठीक है? हाँ, ये वाला हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक वगैरह हम नहीं देते क्योंकि वो किडनी पे इफ़ेक्ट करते हैं, वो हम पेन किलर नहीं देते। तो हम दूसरे जो टोनाप्लेक्स की ओपिएट्स वगैरह वो वाले दे देते हैं, ओपिएट्स वगैरह। तो इस हवाले से हो सकता है पेन रिलैक्सेशन के लिए, पेन इम्प्रूवमेंट के हवाले से कि एनसेड नहीं दे सकते, तो हम दूसरे पेन किलर दे सकते, तो इस हवाले से हो सकता है। नॉट लाइक दैट कि हम इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीटमेंट के अंदर उसको नहीं देते। हाँ, उसके अंदर हमारे पास डिपोटाश का एक चीज़ होती है, डिपोटाश करना होता है, फ्लूइड ओवरलोड फ्लूसमाइड से डाययूरेटिक्स देने होते हैं, हाँ, डाययूरेटिक्स वाला पॉइंट रह गया आज। तो रिमूव द फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी, और उसका पोटेशियम देखना होता है, हाइपरकालीमिक है तो डिपोटाश करवाना होता है पेशेंट को। दैट इज़ व्हाट प्रोटोकॉल्स ऑफ और कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है अगर रिदमिया के हमें लग रहा है टू इंक्रीज और डिक्रीज टू डिक्रीज प्रेशर। थ्योरी बुक के हवाले से, ये है कि आपने एस के डबल ए रफी ये तीन पढ़नी है। ये तीन पढ़ने के बाद टाइम बचता है तो आप नसीम शहजाद डॉक्टर कीम की आती है, और उसके बाद हमारे पास बुक्स आ जाती हैं लाइक फर्स्ट एड। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी पढ़ लें। सजेशन है पहले ये तीन कर लो, एस के रफी ना बोले। फिर जो बुक फर्स्ट एड साथ रख लो ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर कीम की या मोहम्मद नसीम शहजाद, इन तीनों में से कोई एक कर लो बेहतर है। ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होती है, डायग्राम के साथ जो बुक्स देती है वो अच्छी रहती है, फर्स्ट ईयर में डायग्राम जो बनी होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, डायग्राम तो बुक प्रेफर करनी होती है थ्योरी के अंदर, तो कोई भी बुक को फर्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छी रहती है। और बाकी जो मेरा नहीं ख्याल, ये तीनों बुक करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, तो इन द स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एक्स के करो एक पेपर, उसके बाद डबल ए करो, उसके बाद रफी करो, उसके बाद डबल ए करो। ठीक है, एंड पे दैट इज द प्रायोरिटी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।